हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैप बेस्ड, और आज आपको बताना है कि अपलेशियन माउंटेन कहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट न्यूज, ये जो पिक्चर है वो गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात में नए सीएम भूपेंद्र पटेल को अपॉइंट किया गया। अब वहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी ओथ दिलवाई गई गवर्नर हाउस में, राजभवन में। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 167 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में ये बात बताई गई है कि जो सीएम है वो गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक का रोल प्ले करता है। गवर्नर उन्हीं लोगों को मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है जिनकी रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो ही मिनिस्टर्स के बीच में जो उनके पोर्टफोलियोज हैं उनको रीसफल करने का काम करता है। मतलब कभी किसी पर्सन को कौन सा मिनिस्ट्री दी गई, कभी किसी पर्सन को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई, ये डिसाइड कौन करता है? सीएम डिसाइड करता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं सीएम के बारे में। एक फैक्ट आप और देख लीजिए कि ऐसा कोई पर्सन जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसको सीएम अपॉइंट किया जा सकता है। कारण क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन है कि आने वाले 6 मंथ्स के अंदर उसको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल का प्रेजेंट टाइम में आप एग्जांपल देख लीजिए, ममता बनर्जी जो है वो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबर नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर बाईपोल इलेक्शन होने वाला है किसी सीट को लेकर के, और वहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ओके, तो 6 मंथ्स के अंदर उनको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा, नहीं तो उनको एक तरीके से उनकी जो पोजीशन है, वो जो सीएम है, उनको वहाँ से रिमूव होना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 15 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, और जो ये 15 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वर्थ है 53,000 करोड़ रुपए। ये जो 15 प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल को कम करेंगे और जो सिटी में जो ट्रैफिक का और बर्डन है उसको भी रिड्यूस करने का वर्क करेंगे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बोला कि हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो हैं ये क्या करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो व्हीकल है उनकी मतलब एंट्री है उसको कम कर देंगे और डाइवर्जन हो जाएगा। और जब डाइवर्जन हो जाएगा सिटी से लगभग 1 लाख व्हीकल का, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कंजस्टेड एरिया डेवलप हो रहा है वो भी कम होगा। मतलब सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो लाइफ है वो थोड़ी सी ईजी होगी। ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक की कनेक्टिविटी की जा रही है। इसकी लेंथ है 1380 किलोमीटर। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? देखो, एक तो यहाँ से यहाँ तक दिल्ली से मुंबई पहुँचने का जो ड्यूरेशन है उसको 12 घंटे तक लगभग ये कम कर देगा। मतलब 12 आवर्स में ही इसको समेट देगा। टोटल कॉस्ट इसमें 98,000 करोड़ आएगी। इसके कंप्लीशन का जो डेट है वो मार्च 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा? देखो, इसके साइलेंट फीचर्स देख लीजिए। 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे विद स्कोप फॉर एक्सपेंशन फॉर 12 लेन्स। मतलब 8 लेन का जो एक्सप्रेसवे है उसके 12 लेन्स तक उसको एक्सपेंड करने का स्कोप रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें देखें तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे एरिया हैं जिनकी कनेक्टिविटी भी बहुत इजीली हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे की वजह से। अब बहुत सारे 5 स्टेट में ये एक्सप्रेसवे निकलेगा। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान और हरियाणा, इनमें जो लैंड जिसके अंदर आएगी 15,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को अक्वायर्ड कर लिया गया है। अब देखो, प्रॉब्लम क्या होती है जब इस तरीके के एक्सप्रेसवे मान लीजिए या फिर आप मान लीजिए कि रेलवे की कोई ट्रैक निकल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बीच में कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आएंगी उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है कि 8 लेन टनल्स इन मुकुंदरा सेंचुरी एंड मथेरन इको सेंसिटिव जोन, यहाँ पर क्या बनाई जाएगी? टनल बनाई जाएगी। ये मुकुंदरा सेंचुरी कहाँ पर है? ये तो कोटा वाले रीजन में, मतलब राजस्थान में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर टनल बनाई जाएगी ताकि जो एनिमल के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। ओके,
और वाइल्ड लाइफ का जहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, एनिमल और पासेज फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब एक तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। डेवलपमेंट भी करवाया जाएगा, इसके साथ में जो हमारा एक तरीके से फ्लोरा एंड फोना है उसको भी सेव करने की कोशिश की जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में कल ही हमने डिस्कस किया था कि आसाम में जो दीपर बिल रामसर साइट है वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि वहाँ से रेलवे ट्रैक पास होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर एनिमल्स के साथ में कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल हैं उनकी डेथ हो जाती है इस तरीके के रेलवे ट्रैक की वजह से। ओके, अब ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसमें देखो कितना क्या खर्चा आएगा, ये सब कुछ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में बता रखा है। सीधा इजीली अगर हम देखें तो इस तरीके के जो एक्सप्रेस वे हैं उनका सबसे मेजर जो फ़ायदा, मेजर जो बेनिफिट होने वाला है वो पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए होने वाला है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स हैं उस मैस को क्लियर करने के लिए बैड बैंक का सेटअप करने की परमिशन दे दी है। ओके, कैबिनेट अप्रूव्स 30,600 करोड़ गारंटी प्रोग्राम। इससे क्या हो जाएगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिजोल्व करने का कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पासपोर्ट्स रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइटर रूल्स को फेस करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था कि मान लो किसी को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसको पहले देखो नॉर्मल प्रोसीजर होता था, कोई भी जो एम्प्लॉय है जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता था तो 2 लेयर पुलिस वेरिफिकेशन होता था, लोकल पुलिस स्टेशन से और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थे। लेकिन ये ऑर्डर पास होने के बाद में क्या हो रहा है कि किसी भी पासपोर्ट को क्लियर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके साथ में डिस्कशन करके फिर जो पासपोर्ट क्लियरेंस है वो दिया जा रहा है। ओके, तो ये एक तरीके से किसी को भी अगर अवेल करना है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है वो हाथरस गैंगरेप, 1 साल हो गई है हाथरस गैंगरेप को। ये केस आपने सुना भी होगा कि एक माइनर गर्ल के साथ में, ठीक है, 19 ईयर्स ओल्ड माइनर गर्ल के साथ में क्या होता है, गैंगरेप किया जाता है। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी उसकी जो डेड बॉडी है उसको रात में ही क्रिमेशन उसका कर देता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस उस एरिया में देखने को मिला। और ये जो केस हुआ ना उसमें अभी तक भी जो फैमिली है उसको जस्टिस नहीं मिल पाया है। ये आर्टिकल हमें ये शो करता है कि हमारे इंडिया में जो जस्टिस का एक प्रोसीजर है उसमें काफ़ी लेट देखने को मिलता है। मतलब आप जस्टिस किसी को फैमिली को प्रोवाइड करवा रहे हो लेकिन उस जस्टिस देने में आपने 20 ईयर्स पास कर दिए तो वो जस्टिस नहीं है, एक तरीके से पनिशमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, राकेश अस्थाना जिनको दिल्ली का डीजीपी बनाया गया था, यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर जिनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया दिल्ली का। ओके, अब इनकी अपॉइंटमेंट के लिए केस फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में। उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हमने राकेश अस्थाना को जो अपॉइंटमेंट दी ना वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके दी। कारण उन्होंने बहुत सारे बताए कि देखो AGMUT जो कैडर है, एक मिनट, AGMUT जो कैडर है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम यूनियन टेरिटरीज आती हैं, इसमें क्या होता है कि इस कैडर से हमने शुरुआत में इस कैडर से किसी पर्सन को उठाने की कोशिश की जिसके पास में वास्ट एरिया में की हुई बहुत सारी एक्सपीरियंस हो। लेकिन जब हमने देखा कि ये जो कैडर है यहाँ पर जो स्टेट हैं वो बहुत ही छोटे हैं और किसी भी पर्सन के पास में इसी तरीके की वर्सेटाइल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसी के आधार पर हमने गुजरात कैडर से राकेश अस्थाना को अपॉइंटमेंट किया दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है जब उनसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए कि पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो
ये जो एरिया है लैंडफिल साइट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जो कंप्लीट सिटी का वेस्टेज को ला करके डंप किया जाता है। अब यहाँ पर जो वेस्टेज को डंप किया जाता है तो उसको बार बार इस तरीके से, इस प्रोसीजर को इस तरीके से बोला जाता है कि उस वेस्टेज को आप यूज कर सकते हो एनर्जी क्रिएट करने में। लेकिन इस आर्टिकल में ये बात बोला गई है कि देखो, जब वेस्टेज किसी एक एरिया में डंप किया जाता है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपने सिटी को क्लीन कर दिया, लेकिन सिटी को क्लीन करने की वजह से जो वेस्टेज को आपने डंप किया, अगर उसको आपने प्रोसीजर के तहत उसको टाइम के अकॉर्डिंग उस वेस्टेज को भी एक तरीके से ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं की, तो वो वेस्टेज है वो काफ़ी तरीके वेरियस टाइप के पोल्यूशन क्रिएट करने में हेल्प करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर जो वेस्टेज है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अगर एक जगह पर डंप रहता है तो उसकी वजह से बहुत सारी हजार्डस गैसियस का एमिशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होने लग जाता है। इस वेस्टेज से कुछ टॉक्सिक्स यहाँ पर सीक्रेट होते हैं और उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट होने की भी स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं। ओके, तो जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात की जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा डिस्पोजल मेथड नहीं है। ओके, इसको लेकर के बहुत सारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इंडिविजुअल जो हैं, उन्होंने हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ये बात बोली कि आप इस जगह पर जो भंडवारी लैंडफिल साइट है, आप यहाँ पर जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप करने की बात कर रहे हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एक तरीके से एयर को इनहेल करने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि इस वेस्टेज में कुछ इनविजिबल पार्टिकुलेट एंड गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो मतलब एक तरीके से रेस्पिरेशन से रिलेटेड काफ़ी डिजीज़ जो है वो लोकल एरिया में क्रिएट होने लग जाती है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसी एक्टिविस्ट के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, देखो पेंडेमिक के दौरान हमने ये देखा लगभग दो सर्वे ऐसे हुए थे। एक तो स्कूल सर्वे था और एक अदर सर्वे था, जिनमें ये सामने आया कि कोविड-19 की वजह से जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हम स्कूल सर्वे की बात करें तो उसमें ये बताया गया कि अर्बन एरियाज़ में 24% और रूरल एरियाज़ में 8% जो चिल्ड्रन हैं उनको ही एजुकेशन अवेल हो पाई थी। इसी की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ है एजुकेशन में, उसको दोबारा फिल करने के लिए, मतलब जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको बहुत वेल तरीके से सब कुछ सेटल करना होगा। इसी को ध्यान में रख कर के जो राजस्थान गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के वर्क किया जाएगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोविड-19 के दौरान जो लर्निंग है उसमें स्टूडेंट्स का जो एक्सेस रहा उसको ध्यान में रख करके दोबारा से कोशिश की जाएगी कि चिल्ड्रंस ने जो भी छूटा है, चिल्ड्रंस ने जो भी लॉस किया है, उनको दोबारा से अवेल करवाया जा सके। इसमें जो टीचर्स हैं वो होम विजिट करेंगे और इससे क्या होगा कि जो स्पेसिफिक जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा और स्पेशली जो डेजर्ट वाले रीजन हैं वहाँ पर इस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है, इस इनोवेटिव सॉल्यूशन को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ये प्रोग्राम का क्या नाम है? आओ घर में सीखें, लेट्स लर्न एट होम प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज सक्सीड एज ए मल्टी मॉडल अप्रोच टू लर्निंग। ओके, कोशिश की जाएगी कि अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशन में गैप आया उसको फिल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना जो गवर्नमेंट है, सीजीआई ने तेलंगाना गवर्नमेंट को ये बोला है कि सिर्फ हुसैन नगर जो लेक है वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो आइडल्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनका
सिर्फ और सिर्फ हम इस बार आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप उनको वहाँ पर डंप कर सकते हो, लेकिन उनका जो विसर्जन है वो इस लेक में कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी। ये जो लेक है इसका वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन अगर ये कंटेमिनेट हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अभी हरियाणा में हमने इशू देखा था कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रन की वहाँ पर डेथ हो गई है। तो प्रेजेंट टाइम में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, अभी हमने शुरुआत में भी आर्टिकल देखा कि वेस्टेज को अगर आप डंप करते रहोगे तो उसकी वजह से उसमें जो टॉक्सिक निकलते हैं ना, उस वेस्टेज से जो टॉक्सिक हैं वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेटेड कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर ई श्रम पोर्टल के बारे में जो एडिटोरियल आया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 26 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका डाटाबेस, नेशनल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं वो यहाँ पर जाकर के, इस पोर्टल के ऊपर जाकर के अपनी जो भी बेसिक जानकारी है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या होगा, 398 से 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को लेकर के एक डाटाबेस क्लियर होगा और उन सभी को ई श्रम कार्ड दिया जाएगा ताकि उनको कोई भी इशू है तो वो ई श्रम कार्ड के थ्रू उसको सोल्व कर सके। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास में जब डाटा आएगा तो गवर्नमेंट जब भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए कोई भी स्कीम लेकर के आएगी तो इन सारे डाटा को ध्यान में रख कर के जो पैसा है वो लगाया जाएगा, जो अवेलेबिलिटी है वो सब कुछ इसमें ध्यान में रखी जाएगी। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में आ गया था और उसके बाद में भी हमने लगभग 1 दशक ले लिया इस तरीके का पोर्टल बनाने में। और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की अगर हम बात करें तो हम 4 दशक लेट हैं। ओके, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिपीट किया है कि आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स हैं उनके लिए वर्क करना होगा, और सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया जो वनरेबल वर्कर्स हैं उनमें डिस्ट्रेस को कम करने के लिए। ओके, अब देखो ये तो वैसे तो अच्छा इनिशिएटिव है। अब सीधी सी बात यह है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें और ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा इस ई श्रम पोर्टल को लेकर के। जैसे कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें जब भी किसी लेबरर को अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसको एक लॉन्ग प्रोसीजर इसमें देखने को मिलता है। उनके जो डाटा यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स, किस तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मेजर इशू सामने आ रहा है। ओके, और कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनकी जो आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, बार बार उनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी अलग अलग आईडी बना रखी है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये जो डाटाबेस है इनको क्लियर करने में, उनको रियलिटी में उनका बेसिक मतलब ग्राउंड लेवल पर उनकी जो क्लियरिटी होनी चाहिए उसको प्रोवाइड करने में एक प्रॉब्लम होगी। तो ई श्रम पोर्टल अगर ये चाहा जाता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की जो आइडेंटिटी है उनको रियली में हम वर्क करें और उनके लिए जो भी इनिशिएटिव हैं वो सब लेकर के हम अच्छे से उनके लिए वर्क कर पाएँ, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इन सबको हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तभी जा कर के ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है वो रियली में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको हेल्प कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। देखो, चाइना ने क्वेश्चन किया है इंडिया की मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर के। उन्होंने एक बात बोली, UNHCR का एक 1172 जिसको 1998 में अडोप्ट किया गया, इसको अडोप्ट करने के बाद यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन, इसको अडोप्ट करने के बाद में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से मिसाइल का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का वो एक तरीके से क्या नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस तरीके के अपने यहाँ पर वेपन्स बनाए। तो इसी को लेकर के चाइना ने कंसर्न क्रिएट किया है कि इस रेजोल्यूशन को आपने पास करवाया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1998 में, और उसके बाद में भी जो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है अभी प्रेजेंट टाइम में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
जो जिसका अपकमिंग टेस्ट होने वाला है, उसको लेकर के कंसर्न क्रिएट किया है कि इंडिया जो है वो लगातार अपने वेपन्स की जो सीमा है उसको इंक्रीज़ करता जा रहा है और इस तरीके की जो सीमाएं हैं उसके ऊपर कंट्रोल होने की आवश्यकता है। ये बोला जा रहा है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना चाहता है कि इंडिया को एक तरीके से काउंटर करके रखे और इसी का मेन कारण रहा कि जो बॉर्डर इश्यूज है उसमें इंडिया को चाइना हमेशा उलझा के रखता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए। देखो, अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है AUKUS, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ये तीनों मिलकर के वर्क करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से इंडो पैसिफिक वाले रीजन को एक तरीके से बोल रहा है कि उस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा है। इसमें एक टारगेट तो ये रखा गया है, दूसरा जो टारगेट है उसमें ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, तो इसकी वजह से जो न्यूजीलैंड वाले एरिया में उस एरिया में भी कंसर्न है कि इस तरीके के वेपन्स डेवलप करने में हमने रोक लगा रखी है और इस तरीके से अगर हमारा जो नेबर कंट्रीज़ है वो इस तरीके की जो सबमरीन्स को अवेल करता है तो अदर जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करेंगी। अब प्रॉब्लम ये है, आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने जो नेगोशिएशंस की, जो टारगेट किया कि नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में पहले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप आसियान ग्रुप की बात कर लीजिए, क्वेड ग्रुप की आप बात कर लीजिए। ये सारे जो ग्रुप हैं वो पहले से वर्क कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से वहाँ पर ट्रेड हो सके, सभी लोग जो हैं वो उस एरिया को अवेल कर पाएँ।